खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके। और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान हस्ब वादा हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, उम्मीद है कि आप रोबसेहत होंगे और चाय की चुस्कियाँ भी ले रहे होंगे, दफ्तर की तैयारियाँ कर रहे होंगे, आपने काम पर भी जाना होगा। लेकिन इस सब के बीच आपको हर पल का अपडेट भी हम करेंगे, यानी जब तक आप चाय की चुस्कियाँ लेते रहेंगे तब तक हम आपको बताएंगे कि मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, बैरून मुल्क क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके की सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है और क्या कुछ होने जा रहा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा और 9:30 बजे 9:40 पर आप और हम बात करेंगे। हमारी फ़ोन लाइन्स ऑटोमेटिकली खुलेंगी और जब तक फ़ोन लाइन्स खुलेंगी तब तक हम एक एक करके आपके सामने खबर रखने की कोशिश करेंगे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आइएगा ज़रूर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं जी आगे। आज खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है गौहर कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हस्बे वादा पहले अपने नाजरीन को बताते हैं कि माजी में आज के दिन क्या कुछ है, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में आज क्या कुछ आपके पिटारे में है। शुक्रिया। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज के दिन के हवाले से, चाहे मुल्क के अंदर या आलमी सतह पर आज के दिन के हवाले से क्या कुछ हुआ इस पर बात करेंगे। उसके बाद खबरों पे आएंगे। लेकिन आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आज ही के दिन यानी कि 8 अक्टूबर 1858 इंग्लैंड और चीन के दरमियान दूसरी जंग शुरू हुई। और आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1895 जापानी साजबाज से कोरिया की मलिका का कत्ल हुआ है। और आज ही के दिन 1912 में मोएनेग्रू ने तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 में हिंदुस्तानी फिजाया का क़याम अमल में आया है। वो आज ही का दिन था, यानी कि 8 अक्टूबर के दिन ही हिंदुस्तानी फिजाया का क़याम अमल में आया है। और आज ही के दिन यानी कि 8 अक्टूबर 1936 में मुजाहिद आज़ादी जयप्रकाश नारायण का इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को अपना हिस्सा बना लिया है। और आज ही के दिन 1998 में हिंदुस्तान फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का रुकन बना है। और आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1940 में जर्मन फौज ने रोमानिया पर कब्जा किया था। वो आज ही का दिन था 8 अक्टूबर 1940 जब जर्मन फौज ने रोमानिया पर कब्जा किया था। तो ये थी आज के दिन के हवाले से। तो बात करेंगे अब खबरों का पिटारा खोलेंगे और शुरुआत करेंगे आज की खबरों से। चलिए जी, आज की खबरों की शुरुआत करते हैं उस बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जो हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट मुंबई से लेकर दिल्ली तक देख रहे हैं, क्योंकि मामला अमेरिका का है और अमेरिका की सबसे बड़े अफसर यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो भारत के दौरे पर है। और भारत के दौरे के दौरान उन्होंने जहां कई अहम शख्सियात के साथ मुलाकात की है, वहीं पर आज का दिन भी उनका इम्पोर्टेंट माना जा रहा है और बाद में उनका दौरे पाकिस्तान शुरू होगा। लेकिन दौरे पाकिस्तान शुरू होने से पहले भारत का मौक़िफ़ इंतहाई सख्त एक बार फिर हुआ है और भारत ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ विज़ा-विज़ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट के सामने रख दिया है। उनके अमेरिका इस्लामाबाद दौरे से कबल डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कल जहां दफ्तर खारजा के कई बड़े अफसरों के साथ मुलाकात की है, वहीं पर सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वज़ीर खारजा, उनके साथ मुलाकात उनकी हुई है। कौमी सलामती के मुशीर के साथ उनकी मुलाकात हुई है, जी डोभाल के साथ। और बिजनेस समिट में आज वो अपनी बात जरूर रखेंगे। लेकिन जब ये हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं तो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, अमेरिका का रोल और भारत के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से खुलकर बात हुई है। जहाँ एक तरफ से टॉप ऑफ द एजेंडा अफगानिस्तान ही रहा है, वहीं पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर रोल और अफगान सरजमीन को जिस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, उस पर भारत का जो मौक़िफ़ है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने रख दिया है। और माना जा रहा है कि अब जब वो इस्लामाबाद जाएंगी तो उनके सामने एक नक्शा होगा और भारत क्या कुछ कह रहा है और किस तरीके के खदशात है वो उनके सामने रहेंगे। तो आप ये भी याद रखिएगा कि बायलैटरल टाइज यानी दो तरफा जो मामलात भारत और अमेरिका के हैं वो इससे पहले भी बेहतर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि रवा महीने के दौरान और इससे पहले भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दोनों मुल्कों की तरफ से जो है वो अनाउंस किया गया था
कि इस पर जो है दोनों मुल्क एक साथ होकर काम करेंगे। वहीं पर पिछले हफ्ते सितंबर के महीने में भी आपको याद होगा कि इंडियन चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो है बिपिन रावत साहब वो अमेरिका चले गए थे। वहां पर डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन के साथ उनकी मुलाकात हुई थी वॉशिंगटन के अंदर। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यूएस एफर्ट्स जो हुए हैं कि भारतीय फिजाइया और भारत की फोर्सेस को किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जाए और कितना जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा किया जाए, उस पर जो काफ़ी पेशरफ्त हुई है उससे ये साफ माना जा रहा है कि दोनों मुल्कों के बीच जो है वो तिजारती मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं, सफारती मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं और शराकत दारी भी अब आगे बढ़ रही है। क्योंकि एक तरफ से अफगानिस्तान का मामला है, दूसरी तरफ से चाइना का मामला है, तीसरी तरफ से पाकिस्तान का मामला है और इन सभी मामलों पर जहां भारत का अपना एक अलहदा मौक़िफ़ है, वहीं पर अमेरिका ने भी अपने मौक़िफ़ की तायीद की है। और भारत जिस तरीके से ख्यालात का इजहार किया गया अमेरिका से लेकर कल तक, उसकी तायीद अमेरिका की तरफ से की गई है। ये बात बड़ी जो है वो सामने आ रही है। और इन खबरों और तस्दीकों को सिर्फ भारत के अंदर छपने वाले अखबारों की तरफ से ही नहीं छापा गया, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो छप रहे अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स है और दीगर अखबार है, उन्होंने भी अपने मजमूनों में या अपनी खबर के अंदर इस बात का इशारा ज़रूर दिया है कि आने वाले दिनों में बाइडन इंतज़ामिया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बीच जो केमिस्ट्री बन रही है और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो बेहतरी के इशारे साफ दिख रहे हैं। चलिए जी, ये तो थी खबर जनाब भारत और अमेरिका के रिश्तों की। अब जरा बात करते हैं कोविड की, क्योंकि कोविड का कहर बहुत ज़्यादा जहां मुलाजमीन पर पड़ा, जहां रोज़गार पर पड़ा, वहीं पर एजुकेशन भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। और एक कौमी सर्वे सामने आया है, जिस सर्वे के मुताबिक जो वजारत तालीम की तरफ से किया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो सर्वे लाया है, उसके मुताबिक 40% बच्चे 7 रियासतों के अंदर ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल डिवाइस एक्सेस नहीं है। 7 रियासतें गिनी गई हैं जहां पर 40% बच्चे डिजिटल तालीम को नहीं ले सकते। अब ये डिजिटल तालीम का मतलब कि वो उनके पास टेलीफोन या वो स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से तालीम से महरूम रह रहे हैं। पहले तो ये बातें एनजीओज की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि 40% स्कूल बच्चे, यानी स्कूल को जो जाते थे बच्चे, 7 रियासतों के ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है जी डिजिटल डिवाइस का। और बिटवीन 40 to 70%, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, 40 से 70% स्कूल जाने वाले बच्चे जो 7 रियासतों के अंदर है, जिन रियासतों के अंदर असम है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और उत्तराखंड है, वहां पर डिजिटल डिवाइस बच्चों के पास बहुत कम है। और ये 40 से 70% तक, क्योंकि किसी रियासत में 40 है तो किसी में 40 से भी ज्यादा है, यानी 50% से ज्यादा बच्चे अगर आप इसको औसतन देखें तो उनके पास जनाब इन 7 रियासतों के अंदर कोई भी निज़ाम नहीं है तालीम हासिल करने का। और मरकजी वज़ीर तालीम और वजारती तालीम की तरफ से जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है उसके अंदर ये कहा गया कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी अब मुल्क के सामने, क्योंकि एक तरफ से कोविड-19 की सूरत हाल है, स्कूल कॉलेज पूरी तरह से नहीं खुल पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासिंग है, तो शहर के अंदर आपको ऑनलाइन क्लासिंग का बेहतर निज़ाम देखने को मिल सकता है, लेकिन दूर दराज इलाकों के अंदर इसका निज़ाम बेहतर नहीं है। बुधवार शाम को ये रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई थी, जिसमें 28 में से 22 रियासतों ने अपना सारा डाटा मरकजी वजारत तालीम को दिया था। तकरीबन 150 के करीब वो सवालात थे जो मुख्तलिफ रियासतों से पूछे गए थे और डाटा कलेक्ट किया गया था। 28 में से 22 रियासतों ने वो डाटा जो है वो दिया है। उनमें से 7 रियासतें और 8 यूनियन टेरिटरियां ऐसी हैं जिनकी रिपोर्ट को इत्मीनान बख्श नहीं करार दिया जा सकता है। अगर आप देखेंगे सरकार ने कई जगहों पर एक मौसर कदम उठाए हैं, यानी डिजिटल डिवाइस नहीं है तो बच्चों तक डिजिटल डिवाइस पहुंचे। इस हवाले से एक मिसाल हम आपके सामने रखें, जैसे तमिलनाडु की हुकूमत है, उन्होंने जी 5.25 लाख लैपटॉप बांटे। किन में बांटे? बच्चों के अंदर बांटे। उसके साथ साथ बिहार हुकूमत ने फोन्स बांटे हैं, मोबाइल फोन बांटे हैं। और इसी तरीके से जब आप इस डाटे को देखेंगे, जो स्टेट रेस्पॉन्स आया है, जहां पर सबसे
हाई शेयर स्टूडेंट्स का है जहां जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, मध्य प्रदेश 70% बच्चे जहां पर डिजिटल एक्सेस नहीं है। बिहार के अंदर 58.09, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के अंदर 57% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है। असम के अंदर 44.24% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है। और झारखंड के अंदर 40% से ज्यादा। उत्तराखंड के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की है, 41.17%। गुजरात के अंदर 40%। और जब आप मुख्तलिफ यूनियन टेरिटरीज की ओर देखेंगे तो उनमें आपको जम्मू कश्मीर की फहरिस्त भी नजर आएगी, जहां पर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये कहा गया है कि 12% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है। और अमंग द बेटर स्टेट्स, यानी जिन रियासतों ने बेहतर कारकर्दगी की है, उनमें दिल्ली सरफहरिस्त आती है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली ने बेहतर काम किया है। सिर्फ 4% बच्चे ऐसे हैं जी जिनके पास एक्सेस नहीं है। और दिल्ली के बाद अगर कोई नाम है वो केरल का है, जहां पर तालीम सबके पास है, लेकिन वहां पर भी डिजिटल एक्सेस की परेशानी है। 1.63% के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है। और तमिलनाडु के पास 14.51 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है। तो ये रिपोर्ट बुधवार शाम को रिलीज हुई थी। अभी कुछ और हिस्से इस रिपोर्ट के हम आपके सामने आइंदा रखेंगे। तो फिलहाल ये था कि जो डिजिटल एक्सेस यानी जो ऑनलाइन क्लासिंग का सिलसिला चल रहा है, ये सबके पास नहीं है। ये पहला मौका नहीं है, बल्कि रवां साल के दौरान ये दूसरा सरकारी रिपोर्ट इस बात का गम्माज है कि सूरत हाल किस तरीके की बन रही है। और ये जो बेहतर और सुनहरी वक्त हमारे बच्चों से जा रहा है, शायद ये वापस उन्हें मिले, लेकिन तालीम से वो बहुत दूर हो जा रहे हैं। इस सिलसिले में कल भी हमने अपने प्रोग्राम अब तक में यूनेस्को की जो रिपोर्ट थी तालीम के हवाले से कि किस तरह मुतासर हुई ये तालीम, एक यूनेस्को की रिपोर्ट, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो यहाँ के डाटा, जो मुल्क के अंदर जो डाटा तैयार किया गया था हुकूमत की जानिब से, उस पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उस सिलसिले में ये भी खुलासा किया गया है कि कितने फीसद लोग जो है या बच्चे जो है वो इस इंटरनेट या जो स्मार्टफोन है उससे महरूम है। वालिदैन कहीं ना कहीं मुश्किलात के शिकार है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो तालीम शोबा काफ़ी मुतासर हुआ है। जो असातिज़ा सबसे ज़्यादा, उस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि निजी तालीमी इदारे जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर है, क्योंकि वो सरकारी फंड पर नहीं होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मुतासर हो जा। वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो भी मुतासर है, क्योंकि जब उनके पास फंड नहीं थे तो वो भी रोज़गार से महरूम हुए। उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा तालीम जो है मुतासर हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां हम तालीम की बात कर रहे हैं, कोविड की बात कर रहे हैं। अब कोविड की ही बात करेंगे, क्योंकि भारत और बरतानिया के दरमियान जो पहले ही बरतानिया की जानिब से जो भारत से आने वाले लोग, बरतानिया जाने वाले लोग हैं, उनके लिए 10 दिन का क्वारंटीन रखा गया था, लाजमी करार दिया गया था। अब बरतानिया की जानिब से उसका यू टर्न लिया, अपने फैसले को वापस लिया है और भारत ने बरतानिया में क्वारंटीन मामले पर अब नया फैसला किया है कि भारत से आने वाले जो मुसाफिर होंगे या सयाह होंगे, जो भी लोग होंगे, उन्हें 10 दिन का क्वारंटीन लाजमी नहीं होगा। और साथ ही साथ कोविशील्ड और तस्लीम शुदा सर्टिफिकेट को लाजमी हर जगह है, क्योंकि जिसने वैक्सीन किया होगा उसी को दूसरी जगह, दूसरे मुल्क में जाने की इजाज़त होगी। और साथ ही साथ जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगी वो भी लाजमी होगी, अपने साथ लाजमी उसे करार दिया गया है। यानी बात हम यूके की आपको बता रहे हैं, बरतानिया की बता रहे हैं, जहां पर पहले ये था कि अगर भारत से कोई भी आएगा जी उसे क्वारंटीन रहना है। और उसके बाद भारत ने भी अपना मौक़िफ़ सख्त कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यूके से आने और यूके के वया आने से लोगों पर भी इसी तरीके का पाबंदियां यहाँ पर रहेंगी। लेकिन अब बरतानिया की तरफ से जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है और उन्होंने अपने ही कानून में तरमीम करते हुए इस बात का ऐलान कल दिल्ली के अंदर जो उनके ब्रिटिश हाई कमिश्नर यहाँ पर है, सफ़ीर है, उन्होंने ये कहा कि सफ़र करने वाले लोग जो होंगे अब उन्हें 10 दिन का क्वारंटीन नहीं होगा। और आज कल से 11 अक्टूबर से बाज़ाब्ता तौर पर 11 अक्टूबर से 12 बाज़ाब्ता तौर पर इस हुक्मनामे का निफाज जो है वो यूके के अंदर होगा। और ये भी साफ कर दिया गया कि कोविशील्ड और तस्लीम शुदा वैक्सीन
कोविशील्ड हो या तस्लीम शुदा वैक्सीन, अगर उन्हें दोनों लगाए हैं और उनके पास मुस्तनद सर्टिफिकेट है तो वो सफ़र कर सकते हैं। तो ये तो जनाब अगर भारत सख्ती नहीं करता तो शायद इस तरीके का आज ये खबर देखने को नहीं मिलती। बहरहाल मामला अब तय पाया गया है, तो यहाँ से भी इसी तरीके की रिलैक्सेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है जी आने वाले दिनों में। लेकिन इसके साथ साथ बढ़ते हैं जी आगे, जरा आपको एक और खबर भी बताते हैं। बात सयाहत की करते हैं, यानी टूरिज्म की करते हैं। अभी तक फॉरेन टूरिस्ट को भारत के अंदर आने पर ममानियत है, और पाबंदी क्यों लगाई गई है? क्योंकि कोविड है और कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन अब वजारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री ने मशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है, और मशावरत यानी मीटिंग का सिलसिला हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ है, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ है और स्टेक होल्डर्स के साथ है, ताकि अब जो पाबंदियां हैं वो हटाई जाए। बैनुल-अक़वामी सयाह जम्मू मुख्तलिफ रियासतों के अंदर आ सके जहां पर पोटेंशियल है, या दिल्ली के अंदर आ सके, उस सिलसिले में जो है वो हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त सामने जो आ रही है वो ये है कि भारत सरकार की तरफ से टूरिस्ट वीजा सयाहों को दिया जा सकता है, और ये अमल 15 अक्टूबर से शुरू होगा। तो क्या हर एक सयाह को आने की इजाजत होगी? नहीं, बल्कि ये वही सयाह आ सकते हैं जिनके पास मुकम्मल तौर पर चार्टर फ्लाइट हो, यानी उनके पास चार्टर फ्लाइट हो, और चार्टर फ्लाइट के जरिए से ही उन्हें आने की इजाजत होगी। और भारत सरकार 15 अक्टूबर के बाद भारत आने वाले सयाहों के लिए नरमी कर सकता है। और ये कल मरकजी वजारत दाखिला होम मिनिस्ट्री के अंदर मीटिंग हुई है, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस जो हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग भी मौजूद थे। तो फैसला लिया गया 15 अक्टूबर के बाद सयाहत पर जो लोग भारत आना चाहते हैं या भारत की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए शर्त अव्वल ये है कि चार्टर फ्लाइट हो, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बुक किया हो, और दूसरी बात ये कि उनके पास वैक्सीनेशन सन्नद शुदा वैक्सीन यानी जो आलमी इदारों की तरफ से जिन पर मोहर तस्दीक है वो वैक्सीन लगाए हो, तो उन्हें भारत के अंदर आने की इजाज़त होगी। RT-PCR टेस्टिंग रूटीन के हिसाब से जो है इंटरनेशनल परमिट के आपने 72 घंटे पहले वहां पर करना है, और आते ही आपका यहां पर किया जाएगा, तो उसके बाद आपको जाने की इजाजत होगी। यानी सयाहत के लिए एक अच्छी खबर है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अब यह फैसला लिया है कि 15 अक्टूबर के बाद सयाहों को मुल्क के अंदर आने की इजाजत होगी। और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर शर्त अव्वल यह है कि चार्टर फ्लाइट होनी चाहिए, सिविल एविएशन, टूरिज्म, हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की जा रही है, और 15 के बाद ये पाबंदियां जो है वो खत्म की जाएंगी। अब ये पाबंदियां कब से लगी हैं? तकरीबन 2 साल का वक्फा हो गया जी, 1.5 साल का वक्फा हो गया जब मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगी है कि किसी तरीके का सयाह जो है वो नहीं आ सकता है। मुल्की सतह पर आप जा सकते हैं, इंटर स्टेट आप सफर कर सकते हैं, लेकिन सयाहों को वीजा नहीं दिया जा रहा था अगर सयाहत के लिए आना था। लेकिन अब यह मामला जो है वो तय पाया गया कि अब बाज़ाब्ता तौर पर फॉरेनर्स जो मुल्क के अंदर आना चाहते हैं, यानी फॉरेन टूरिस्ट अगर यहां पर आना चाहता है तो उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर अब दरवाजा खोल दिया गया है। तो ये तो थी जनाब सयाहत के हवाले से खबर। अब जरा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की भी खबर आपके सामने बताते हैं, जिन्होंने अपनी कौमी मरकजी आमिला का तश्कील नौ किया है, यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील दे दी गई है। और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर कई चेहरे गायब है और कई चेहरों को नुमाइंदगी भी मिली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने जो आ रही है वो ये है कि जो कौमी कमेटी बनाई गई है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनाई गई है, उसमें वरुण गांधी और उनकी वालिदा मेनका गांधी, उसके साथ साथ बीरेंद्र सिंह, उनका नाम जो है वो लिस्ट से हटा दिया गया है। और नए लिस्ट के अंदर जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है मध्य प्रदेश से, उसके अंदर अरुणा ठाकुर है जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है, अश्विनी विश्वास साहब है, डॉक्टर जयशंकर है, और मीनाक्षी लेखी जो नेशनल हुकअप पर है, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंटेशन इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में मिली है। 2 मेंबर भारतीय जनता पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर 2 मेंबरों की जो है वो उन्हें नुमाइंदगी होगी। एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मरकजी वजीर भी है, और उसके साथ साथ डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की रिप्रेजेंटेशन करेंगे जम्मू कश्मीर के स्टेट की वहां पर। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव के हवाले से कुछ लोग बाहर किए गए और कुछ लोग अंदर किए गए। अब जिन लोगों को बाहर किया गया उनके बारे में क्या कुछ चल रहा है, अफवाहें और खबरें जो है और तस्दीक शुदा खबर जो है वो ये है कि मेनका गांधी और उनके फर्जंद वरुण गांधी को इसलिए बाहर
मार्ग निकाला गया, क्योंकि गुज़श्ता दिनों जो किसानों का धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा था उस पर उनके ट्वीट्स आ रहे थे और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि एक हमदर्दाना गौर किया जाए और मसल पावर से इस तरीके के मामले हल नहीं होते हैं। तो ये जब उनके ट्वीट सामने आए तो नेशनल एग्जीक्यूटिव से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, नए चेहरों को रखा गया और उन नए चेहरों में अब जम्मू कश्मीर के भी 2 नाम आए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के जरा से जो हमारे पास मुसद्दिका इत्तला मिल रही है वो ये है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव का इजलास जिसकी सरबराही भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा खुद करेंगे, 18 अक्टूबर को पुरानी यानी जो अभी तश्कील दी गई है, जो अभी एग्जिस्टिंग है, इस कमेटी का इजलास होगा और उसके फौरन बाद 7 नवंबर को नई मजलिस आमला जो बनाई गई है, नेशनल एग्जीक्यूटिव जो नई बनाई गई है, उसकी मीटिंग 7 नवंबर को दिल्ली के अंदर होनी है। यानी जो नए मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर जगह पाए हैं उनको 7 नवंबर में उनका इजलास होगा और जो पुरानी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनका लास्ट सेशन जो है वो 18 अक्टूबर को होगा। तो इस तरीके से कुछ लोग बाहर का रास्ता दिखाया गया नेशनल एग्जीक्यूटिव से और कुछ लोगों को वापस अंदर लाया गया और वापस लाने वाले में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुराग ठाकुर समेत जम्मू कश्मीर के 2 चेहरे भी इस कौमी मजलिस आमला के हिस्सा बन चुके हैं। तो ये थी बीजेपी के हवाले से खबर। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले के हवाले से, जहां कल भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सदारत में ये समाअत हुई है और आज भी इस पर समाअत होनी है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी और इस सिलसिले में यूपी हुकूमत को मजीद तफसीलात तलब करनी है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर तफसीली रिपोर्ट में FIR किन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है और इस सिलसिले में मरने वालों की कितनी तादाद है, जख्मी लोगों की कितनी तादाद है और जिन जो इसमें मुलविस है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से ये रिपोर्ट मांगी है और आज यूपी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरी तफसीली रिपोर्ट जानकारी रखनी होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद ही उस पर जो है क्या कुछ फैसला आ सकता है या क्या समाअत होगी, समाअत के दौरान क्या कुछ होगा, ये फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद इसमें तफसीलात आएंगे। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट में मामला तब चला गया था जब 2 वकला की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस को लिखा गया था कि किस तरीके के हालात बने हैं। 8 लोगों की मौत हुई है जिनमें एक सहाफ़ी भी है और हंगामा बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सोमो मोटो लिया और सोमो मोटो के तहत अब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में यह मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। कल जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि बताइएगा FIR हुई है या नहीं है और FIR का स्टेटस क्या है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुआ है। इधर जो उत्तर प्रदेश से हमारे पास खबर है वो ये है कि मुश्किलें बढ़ चुकी है और मुश्किलें जो बड़ी हैं वो बड़ी हैं जनाब मरकजी वज़ीर दाखिला मिश्रा साहब के बेटे की, क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर उसको समन किया गया है, नंबर 1। और नंबर 2 आशीष एल्स मोनू जिसका नाम कंप्लेंट के अंदर है, पुलिस का दावा है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ साथ मजीद 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। यानी कोर्ट के अंदर आज वो ये जरूर बताएंगे कि देखिए 2-4 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है और जिसका नाम सर फहरिस्त है कि वो थार जीप के अंदर मौजूद था वजीर मौसूफ का बेटा, तो उसे भी समन किया गया है, यानी आज उससे भी पूछताछ होगी। इधर किसान इस पूरे मामले पर गहरी नजर रख रहे हैं क्योंकि एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट आज खुद मामले का नोटिस ले चुका है और दूसरी तरफ से किसानों ने सिर्फ 8 दिन का वक्त दिया है। इधर आज भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर सियासत काफी ज्यादा तेज होगी क्योंकि माना जा रहा है कि आधे दर्जन से ज्यादा लीडरों ने एक बार फिर लखीमपुर खीरी जाने का मामला बनाया है और प्रोग्राम बनाते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर वो गमज़दा खानदान के साथ मुलाकात करेंगे। तो ये तो मामला था जनाब उत्तर प्रदेश का और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इसमें कर रहा है। अब जरा आते हैं बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर की खबरों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको याद होगा कि कल भी दिल दहला देने वाले इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन इस बीच खबर जो सामने आई है वो बड़ी खबर है और खबर ये है कि कमोबेश 3 माह पहले सुराग रसा इदारों को इस बात की भनक लगी थी कि कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग तेज हो सकती है। ये एक बड़ा सवाल है जी और आज इस खबर को कई कौमी सतह के जर्नल्स में जगह मिली है, अखबारों में जगह दी गई है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को 3 माह से ये इनपुट था कि टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर शुरू होगी
اور پھر ملیٹنٹس جو ہیں وہ سویلینوں کی کلنگز کو تیز کریں گے. اس طریقے کا خدشہ جو تھا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس آیا تھا, اور یہ انپٹ جب ان کے پاس آیا تھا تو اکارڈنگلی ہی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اور ملیٹنٹ اپنی کارروائی نہ کرے, سیکیورٹی پریزنس بھی بڑھائی گئی تھی. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو ذرائع سے خبر سامنے آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جناب جو سورسز بتا رہے تھے, جو انٹیلیجنس کے گروپس بتا رہے تھے کہ 3 ایسے گروپس تھے جو مین ٹارگٹ کے اوپر تھے. ایک ٹارگٹ یہ تھا کہ بی جے پی کے جو آؤٹ سپوکن لوگ ہیں ان پر حملے کیے جائیں, دوسرا یہ تھا کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کو ٹارگٹ بنایا جائے, اور تیسرا یہ تھا کہ مائنورٹی کمیونٹی کو ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے. یہ انٹیلیجنس ذرائع سے ہمارے پاس بھی اطلاعات آئی ہے, اور اس اطلاع کو آج ایک بڑے جرنل نے بھی جگہ دی ہے, ایک بڑے اخبار نے بھی جگہ دی ہے, اور انہوں نے اسی طریقے سے لکھا ہے اس خبر کو. اور جب یہ کیٹیگری وائز کہا گیا تھا تو اس کے بعد اسٹیٹ گورنمنٹ, اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی یہ معاملہ چلا گیا ہوگا, اور انہوں نے اپنے طریقے سے کارروائی کی. ادھر جموں کشمیر انتظامیہ کے ایک افسر نے کل ہمارے ساتھ رات دیر گئے بات کی, اور اس بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جناب آپ ہر فرد کو سیکیورٹی کور دیں. یہ بالکل صحیح بات بھی ہے, ہر فرد کو سیکیورٹی کور نہیں دیا جا سکتا ہے, لیکن دوسری بات بھی یہ صحیح ہے کہ سیکیورٹی گریڈ کافی متحرک ہے, اور انٹیلیجنس ذرائع سے جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں اس پر اکارڈنگلی ہی کارروائی بھی ہوتی ہے, چاہے وہ پولیس کے پاس آئے, آرمی کے پاس آئے, کس کے پاس بھی. ایک جوائنٹ میکنزم بنایا گیا ہے. یہ ایک بڑے پولیس افسر نے بتایا مجھے کہ یہ اگر یہ اطلاع صحیح بھی ہوگی تو یہ مشکل ہے کہ آپ ہر فرد کو سیکیورٹی کور دیں, چاہے وہ مائنورٹی کمیونٹی کا ہو یا میجورٹی کمیونٹی کا ہو. تو نمبر 2, اب پچھلے 5 دن کی جب ہم بات کریں گے تو 7 سویلینوں کی کیجویلٹی ہوئی ہے. پچھلے 5 دن میں 7 سویلینوں کی کیجویلٹی ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب یہ لگاتار دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے, جموں کشمیر کے اندر معاملات کو سخت کیا گیا ہے, اور لگاتار سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہے. اب اس وقت جب ہم یہ خبر آپ کے ساتھ بتا رہے ہیں, جب یہ بات ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک جو مائنورٹی کمیونٹی ہماری ہے جو اس وقت وادی کشمیر کے اندر ہے, چاہے وہ مائیگرنٹ کیمپس کے اندر ہے یا کسی طریقے سے اپنے علاقوں کے اندر ہے, ایک دہشت کا ماحول کل سے بنا ہوا ہے. اور لگاتار ہم نے بھی دیکھا کہ رات دیر گئے پھر اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کے بھی بڑے اقدامات رات کو ہم نے دیکھے, جو کشمیری پنڈت کشمیر صوبے کے مختلف ضلعوں کے اندر تھے تو انہیں جناب سیکیورٹی زونز میں تبدیل کیا گیا. یعنی اگر کوئی 2 منٹ کے لیے آپ سمجھ لیجئے وہ لال چوک کے اندر رہ رہا تھا تو اس کے کہا گیا کہ بھئی آپ لال چوک میں نہیں رہیں گے, آپ سیکیورٹی کور میں رہیں گے. تو وہ سیکیورٹی کور ڈیفائن کیا گیا کہ کہاں پر ہے, آپ وہاں پر آئیے. اور اسی طریقے سے ساؤتھ کشمیر, نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر سے بھی اطلاعات ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو سیف مقامات کی اور لیا گیا ہے. اب سوال یہاں پر صرف کشمیری پنڈتس کا نہیں ہے, یہ مائنورٹیز کا معاملہ بن رہا ہے, کیونکہ مائنورٹیز زیادہ خوفزدہ ہے. تو یہ ایک چیز ہے. اور کل ہی یہ جو پینک موڈ ہوا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو فیملیاں ساؤتھ کشمیر کے اندر تھی, جو الگ الگ جگہوں پر تھی, انہیں کلب کیا گیا, ایک ہی جگہ پر رکھا گیا. اور یہ بھی کل خبر سامنے آئی کہ کچھ گھر جو ہے وہ جموں کے لیے بھی روانہ ہوئے, اگرچہ اس کی کوئی تصدیق آج صبح تک بھی نہیں ہوئی ہے. بہرحال اس پورے انسیڈنٹ کے دوران جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں, ان کا ماننا ہے کہ ایک نیا موڈس آپرینڈی جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے, اور پاکستان اس کی پوری شے کے پیچھے ہے. اگرچہ دراندازی کی کوششیں ناکام بنائی جا رہی ہے, تاہم ڈرون ایک ایسا معاملہ ہے جس سے ہتھیار ڈراپ ان ہو رہا ہے, اور پچھلے 1.5 مہینے کے دوران چھوٹے ہتھیاروں کا بڑے پیمانے پر استعمال ہوا ہے. یہ انٹیلیجنس اداروں نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے, اور اس بات کو خود پولیس کے ذمہ دار ٹاپ آفیشلز بھی مان رہے ہیں. تو یہ تو تھی جناب انٹیلیجنس کے حوالے سے خبر, لیکن ذرا آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کچھ اور بھی چل رہا ہے سری نگر کے اندر. ہم کوشش کریں گے سنم اعجاز صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں یا تجمل ہمارے ساتھ جوائن کریں, تاکہ ہم بات کر سکے کہ کیا کچھ صورتحال ہے. ابھی جو یہ شفٹ ہو رہا ہے یہ بڑا ہے کہ ٹارگٹ بریکنگ, ذرا چلائیے گا ساتھ ساتھ وہ ٹارگٹ والی بریکنگ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک ٹارگٹ کلنگ جب کی گئی ہے تو چھوٹے ہتھیاروں کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے, اور پچھلے کئی دنوں سے ہم لگاتار جو اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ رواں سال کے دوران 7 اکتوبر تک 28 سویلینوں کی کلنگ ہوئی ہے. ان 28 سویلینوں کی کلنگ میں جو 7 اکتوبر تک کا اعداد و شمار سامنے آیا ہے, ان میں 7 نان مسلم ہیں,
2 हिंदू है जो आउटसाइडर थे और बाकी जो है वो सारे 5 लोकल हिंदू है, एक सिख है, लेकिन कुल मिलाकर 28 में से 7 निकालिए तो आप देखेंगे कि किलिंग्स किस तरीके से हुई है। तो किलिंग्स हो रही हैं जी, 7 अक्टूबर तक 28 लोगों की मौत हुई है। और जब आप इसको ऐसे भी देखेंगे, दूसरे जाविये में देखेंगे, साल 2020 के दौरान कितने लोग मारे गए थे, सिविलियन कितने मरे थे, 37 सिविलियंस मारे गए थे। और इसी तरीके से जब आप साल 2019 का आंकड़ा देखेंगे तो 40 के करीब लोगों की मौत, सिविलियनों की मौत इसी तरीके से हो गई थी, जिन्हें आप नामालूम बंदूक बरदार बाद में कहते हैं। अब जब ये सिविलियन कैजुअल्टियां हो रही हैं, जब ये पूरा मामला हो रहा है, तो एक तंजीम रेजिस्टेंस फ्रंट के तौर पर सामने आ रही है और ये रेजिस्टेंस फ्रंट बयान भी जारी कर रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि उनकी तरफ से जो है वो कार्रवाइयां की गई। अब ये रेजिस्टेंस फ्रंट है क्या, तो इस पर पुलिस के जो जिम्मेदार हैं उनका मानना है कि जनाब ये दरअसल एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप है जी, 3 लोगों का, हिजबुल मुजाहिदीन का, जैश का और लश्कर का, जो ज्वाइंटली ये सारे ऑपरेशन चलाते हैं और इस तरीके के बाद में वो टीआरएफ के नाम से बयान भी जारी करते हैं। ताहम टीआरएफ के बारे में पुलिस के पास जो मुसद्दिका इत्तला है वो ये भी है कि बहुत सारे लोगों की किलिंग्स भी हुई हैं और बहुत सारे लोग जो है वो मारे भी गए। इधर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की है, जो मक्खनलाल बिंद्रू गुज़श्ता दिनों गोलियों का शिकार हुए थे श्रीनगर शहर के अंदर, उनकी रिहाइशगाह पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी गए, ताज़ियत उनके साथ की और फिर हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती भी वहां पर चली गई और उन्होंने भी अपने तरीके से ताज़ियत किया है। तो आज माना जा रहा है कि आज उन लोगों के घरों में ये सभी लीडर जाएंगे जिनमें फारूक अब्दुल्ला का भी नाम सामने आ रहा है, महबूबा मुफ्ती का भी सामने नाम आ रहा है, जो कश्मीरी माइग्रेंट, जो कश्मीरी पंडित कल मारा गया और जो सिख कम्युनिटी से एक आदमी को मारा गया। तो कल माना जा रहा है, आज जो माना जा रहा है वहां पर लगभग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का जाने का मन है। इधर कांग्रेस ने भी, जो कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की इंचार्ज है, उन्हें आज रवाना किया है जी जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि वो भी यहां पर आकर ताज़ियत पुरसी करे। सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और रात भर अफवाहों का बाजार भी काफी ज्यादा गर्म रहा। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सही तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रात भर अफवाहों का बाजार और दिल्ली बैठे बैठे बड़ी चीजें ऐसी भी होती है जो होती नहीं है, लेकिन दिल्ली आते आते हवा बन जाती है कि बड़ी चीजें हुई हैं। रात गुजरी कैसे और सिक्योरिटी का कवर किस तरीके का, न सिर्फ श्रीनगर के अंदर बल्कि आउटस्कर्ट्स के अंदर भी अभी दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में जिन वाकयात के बाद हमने देखा कि सिविल सेक्रेटरीट से लेकर पाइन इलाकों तक और लो लाइन एरिया से लेकर डाउन टाउन तक हमने खुसूसी नाके देखे, बख्तर गाड़ियों को गश्त करते पाया गया और मोबाइल बंकर्स को एक जगह से दूसरी जगह और सीआरपीएफ के मुख्तलिफ यूनिट जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान के साथ आलूची बाग से लेकर इंदिरा नगर और आसपास के इलाकों में गश्त लगातार जारी रही। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप इन वाकयात को देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ महबूबा मुफ्ती और रजनी पाटिल जो कि कांग्रेस की इस वक्त जम्मू कश्मीर इंचार्ज है, वो आज कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद, लेकिन इत्तेफाक देखें कि भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर अब्बास नकवी साहब खुद कश्मीर में इस वक्त तशरीफ आवर हैं और उन्होंने भी इस वाक़े की जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है। जब आप इनके माजी में देखते हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से माइनॉरिटीज को निशाना बनाने की कोशिश की गई, या मुसलमानों को या हिंदुओं को या जो गैर मकामी लोग हैं। लेकिन इशफाक साहब, जब आप इन वाकयात को देखते तो एक वक्त अखबारों में सुर्खियां होती थी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इन वाकयात की मजम्मत की है और इन वाकयात को रोकने के लिए उन्होंने मुतल्लिका तंजीमों को कई बार वार्न भी किया, कई बार केबल ऑपरेटर्स पर हमले हुए, कई बार वो स्टेक होल्डर थे जिन्हें कोई पोजीशन भी नहीं थी समाज में, उन पर भी हमले किए गए। उसके बाद एक तरफ पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत, जमात इस्लामी, अहले हदीस और बाकी तंजीमें जो थे उनके स्टेट्स आते थे और ये रेजिस्टेंस जो थी ये कम हो जाती थी। हमने प्रैक्टिकली तौर पर पाया कि जिस वक्त यहाँ पर ऐसे लोगों को मारने की कोशिश की गई जिनका समाज में उतना ज्यादा रोल हमने विजिबली नहीं देखा, बातनी तौर पर उनका क्या रोल था लेकिन जाहिरी तौर पर हमने नहीं देखा। लेकिन आज इन स्टेटमेंट्स को हमने बहुत कम पाया। आपने देखा होगा कि अब जुनैद मत्तू ने थोड़ा सा स्टेटमेंट में
और तेजी लाई और कहा कि जो शख्स किसी शख्स का खून नाहक करता है वो टेररिस्ट हो सकता है, वो मिलिटेंट भी नहीं हो सकता है। इसी तरह से पुलिस लाइन पर अपना बयान है, पुलिस ने कहा कि हम इनको गिरफ्तार करके बेनकाब करेंगे अंतकरीब। लेकिन जो बाकी फोर्मस है उनकी जो खामोशी है, मुझे लगता है कि ऐसे अफराद की हौसला अफजाई हुई जिन्होंने, आप जिस तरह से नाम गिन रहे हैं, अफराद को गिन रहे हैं कि कितने अफराद अभी तक मारे गए हैं, उनकी जरूर हौसला अफजाई होती है जब बहुत अहम जुबानें जो है खामोश रह जाती है। वाकईतन जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में बीती रात को देखें तो वाकई सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू जैसी सिचुएशन थी। अपने गेट से बाहर देखकर, बालकोनी से बाहर देखकर डर महसूस हो रहा है और बाहर का माहौल जो है वो कुछ और हालात बताने की कोशिश कर रहा है। तजम्मुल जरा ये भी बताएगा, क्योंकि खबरें आ रही हैं ज़राए से, फिलहाल जो ये खबर आ रही है कि साउथ कश्मीर से कुछ जो माइनॉर चीज है वो जम्मू की तरफ रुख करना यानी कि उनका शुरू हो चुका है। ये ज़राए से फिलहाल खबर है, तो ग्राउंड पे इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है? देखिए, जिस वक्त आप माइनॉरिटीज में हिंदुओं की बात करते हैं, सिखों की बात करते हैं, सिखों ने हमेशा जम्मू कश्मीर के परेशान कुन माहौल में हमारा साथ दिया, क्योंकि हम लोग भी पिछले 30 बरसों से जिन हालात से गुजरे हैं जिसमें ज्यादातर शिकार जो है मुसलमान हुआ, और उसके बाद सिखों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हमारे मुतअद्दिद मुश्किलात में अपना रोल अदा किया। खबरें वाकई सही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि जिस वक्त एक औरत का कत्ल किया जाता है जो कि एक स्कूल जाती है, स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाती है, और ये भी कहा जाता है कि ये जो औरत मारी गई इसने एक ऑर्फन बच्चे को गोद लिया था और उसकी पढ़ाई का इंतजाम कर रही थी, और आज वो भी ऑर्फन हो गई, वो भी यतीम हो गई। और साउथ कश्मीर और जो सेंसिटिव इलाके हैं, जिन इलाकों में अभी डीडीसीज को और इलेक्टेड नुमाइंदों को घर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, वहां पर खबरें हैं कि बहुत सारे माइनॉरिटीज की जो फैमिली है उन्होंने कूच करना, वाकई तकरीबन रखत के सामान जो है वो बांधना शुरू किया जम्मू के लिए। वे एक फैमिलीज है, लेकिन वहां पर जो सीनियर लोग हैं, आइमा मसाजिद हैं, खतीब हजरात हैं और जो सीनियर वेटरन वहां पे लोग हैं, उन्होंने भी मशवरा दिया कि हालात टल जाएंगे और हमें मुकाबला आराई करनी होगी। कोई नाहक किसी का होने के बाद जब आम शख्स जम्मू के जाने की तैयारी करेगा तो उसे पूरे समाज का नुकसान हो जाएगा। एक वक्त में जिस वक्त पंडित चले गए और अब सिखों पर बराह रास्त जो कत्ल के वाकयात, हालांकि सिख ये मानते हैं कि वाकये की निस्बत जो है तहकीकात की जानी चाहिए, किन हालात में कैसे और क्यों और किन अपराध ने मारे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हो सकता है कि पुलिस भी ऐसे अपराध की मदद करे, क्योंकि हर शख्स को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती, लेकिन इन माहौल का मुकाबला कैसे किया जा सकता है एक बहुत बड़ा सवाल। बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल हाई अलर्ट पर है जी, और हाई अलर्ट के बीच एक और इंसिडेंट हुआ है। वो इंसिडेंट क्या हुआ आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त हो गया है ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक और इंसिडेंट हुआ है, और वो इंसिडेंट क्यों बात करना उस पर ज़रूरी है और इसका लबिलबाब क्या है इस इंसिडेंट का, वो बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।